आज का दिन करुणा जी के जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी की अर्थी के पास बैठी करुणा देवी जी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अपनी इकलौती बेटी के इस दुनिया से चले जाने का दुख उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अभी 2 साल पहले ही तो उन्होंने अपनी बेटी को शादी के जोड़े में विदा किया था और आज वह उसे सफ़ेद कफन में देख रही थी। अपनी नवजात बच्ची को रोते हुए छोड़कर प्रेरणा इस दुनिया से जा चुकी थी। सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो प्रेरणा इस दुनिया से चली गई। यह बात करुणा जी को समझ में नहीं आ रही थी। प्रेरणा भी उन्हें कुछ नहीं बताती थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से उन्होंने प्रेरणा को अंतिम विदाई दी। नवजात नंदिनी को छोड़कर प्रेरणा तो चली गई, परंतु नंदिनी की परवरिश कैसे होगी, करुणा जी को यही चिंता खाए जा रही थी। और आज नंदिनी को गोद में लेकर उनका दिल बहुत तड़प रहा था। नंदिनी के कारण करुणा जी को प्रेरणा की ससुराल में रुकना पड़ा। एक दिन वह नंदिनी को सुलाकर नहाने के लिए चली गई। उनके जाते ही नंदिनी उठ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। करुणा जी जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आई, परंतु उन्होंने देखा कि नंदिनी रो रो कर बेहाल हो गई, परंतु किसी ने भी उसे उठाकर चुप नहीं कराया। करुणा जी ने आकर गोद में लेकर उसे चुप कराया। यह सब देखकर करुणा जी को नंदिनी के भविष्य की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगी थी। अब उन्होंने नंदिनी को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया, क्योंकि उनकी बेटी की किसी को ज़रूरत नहीं थी। नवजात नंदिनी को रोते देखकर किसी ने भी उसे गोद में उठाना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वह यह देखकर बहुत हैरान थी कि उनकी बेटी को इस दुनिया से गए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और उनके दामाद विकास की शादी की बातें भी होने लगी हैं। यह सब देखकर उनका हृदय इतना आहत हो गया कि वह उसी वक्त नंदिनी को लेकर अपने घर आ गई। नंदिनी को लेकर करुणा जी को घर आए हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि नंदिनी के पिता ने भी, एक बार उसका हालचाल जानना ज़रूरी नहीं समझा। नंदिनी की माँ प्रेरणा तो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन पिता भी ना होने के बराबर ही था। प्रेरणा के जाने का दुख तो सिर्फ उसके मायके वालों को ही था। विकास के जीवन में उसके जाने से कोई कमी नहीं हुई थी। वह तो दूसरी शादी करने के चक्कर में लग गया था। अब नंदिनी के माता पिता उसके नाना नानी ही थे। नंदिनी की नानी करुणा जी उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। नंदिनी 2 साल की हो गई, परंतु उसके पिता ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि प्रेरणा के देहांत के 2 महीने बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली थी और प्रेरणा की जगह उसकी दूसरी पत्नी वसुधा ने ले ली थी। विकास चाहता तो नंदिनी को माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकता था, परंतु माँ के जाने के बाद पिता भी पराया हो गया। करुणा जी के 2 बच्चे थे, बेटी प्रेरणा और बेटा रमन। करुणा जी ने अपने बेटे और प्रेरणा के छोटे भाई रमन की शादी कर दी। उसकी पत्नी सविता वैसे तो ठीक थी, परंतु नंदिनी को वह पसंद नहीं करती थी। उसे नंदिनी एक बोझ की तरह लगती थी। 3 साल के अंदर सविता ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। सविता नंदिनी का कोई भी काम नहीं करती थी, उसका सारा काम उसकी नानी ही करती थी। सविता बस अपने पति और बच्चों में ही मगन रहती थी, जबकि नंदिनी के मामा रमन अपनी भांजी को बहुत लाड़ प्यार करते थे, जो कि सविता को पसंद नहीं आता था। रमन चाहता था कि अपनी बहन की आखिरी निशानी नंदिनी को वह बहुत खुश रखे, उसे कभी कोई कमी ना हो, उसे अपनी माँ की याद कभी ना आए। वक्त बीत रहा था और नंदिनी 4 साल की हो गई थी। वह अक्सर अपने नाना नानी से अपने माँ और पापा के बारे में पूछती रहती थी। करुणा जी उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। एक दिन सविता ने खीर बनाई। वह अपने बच्चों को खीर खिला रही थी। नंदिनी को उसकी नानी ने भी कहा कि जा बेटा, तू भी खीर खा ले, अपनी मामी से ले ले। नंदिनी मामी के पास आई और उनसे खीर मांगने लगी, तो मामी ने उसे दिन खीर देने से मना कर दिया। वह वापस आ गई और अपनी नानी को आकर बता दिया कि मामी ने उसे खीर नहीं दी। इसी बात पर घर में हंगामा हो गया।
एक दिन उसके मामा मिठाई लेकर आए। सविता ने खुद और अपने बच्चों को खिला दी, पर नंदिनी को नहीं दी। नानी के पूछने पर मासूम नंदिनी ने यह बात उन्हें बता दी। तब भी घर में इस बात को लेकर काफ़ी कहासुनी हो गई और छोटी सी 7 साल की बच्ची नंदिनी इस लड़ाई से डर गई। उस दिन के बाद उसकी मामी ने उसके साथ कुछ भी किया, उसने अपनी नानी को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। इसके बाद सविता नंदिनी को अपना दुश्मन समझने लगी। जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे सविता घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम नंदिनी से करवाने लगी थी। सविता अपनी बेटी से कोई काम नहीं करवाती थी। नंदिनी ने अपना साथी किताबों को बना लिया था। घर का काम करने के बाद वो किताबें लेकर बैठ जाया करती थी और अपनी पढ़ाई करती रहती थी। नंदिनी अपनी नानी जी से अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी। उसने अपने पिता की अभी तक कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी, क्योंकि करुणा जी ने विकास की जितनी भी तस्वीर थी वह उठाकर रख दी थी। वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब नंदिनी 12 साल की हो चुकी थी। अब वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपनी नानी की बातों को समझ सके। धीरे धीरे उसे अपने पिता के बारे में सारी बातें मालूम हो रही थी। अभी तक नंदिनी ने अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी, वह अपने पिता से एक बार मिलना चाहती थी। करुणा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह विकास से मिले। जिस इंसान ने उसकी कोई खबर नहीं ली, उस इंसान से वह नंदिनी को नहीं मिलवाना चाहती थी। इसी तरह 6 साल और बीत गए और नंदिनी ने घर का सारा काम करते हुए अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर ली। 12th में उसने फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे नंबर से पास किया। नंदिनी के नाना नानी और मामा बहुत खुश थे। करुणा जी ने नंदिनी से कहा, बेटा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो नंदिनी ने मासूमियत से कहा, क्या आप मुझे जो मैं चाहूँगी वही देंगी? तो नानी ने कहा कि बिल्कुल दूंगी, एक बार कह तो सही मेरा बच्चा। तो नंदिनी ने कहा कि वह अपने पिता से एक बार मिलना चाहती है। आज बहुत खुशी का मौका था, तो करुणा जी नंदिनी को इनकार नहीं कर पाई। नंदिनी को उसके नाना नानी ने माता पिता का प्यार दिया था, परंतु जब नंदिनी स्कूल में थी, उसकी सारी सहेलियों के माता पिता स्कूल आते देखती थी, तो उसे भी अपने माता पिता की याद आ जाती थी, जिन परिस्थितियों में नंदिनी की परवरिश हुई थी। नंदिनी बहुत शांत स्वभाव की हो गई थी। वह किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। अपनी माँ के बारे में तो नंदिनी सब कुछ जानती थी, परंतु पिता के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। करुणा जी ने उसे उसके पिता से मिलवाने के लिए हाँ कर दी थी और वह आज बहुत खुश थी। कल वह भी अपने पिता से पहली बार मिलने के लिए जा रही थी। नंदिनी के नाना राम स्वरूप जी ने तो वहाँ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वह तो यही चाहते थे कि नंदिनी वहाँ ना जाए, परंतु नंदिनी की जिद के आगे उन्होंने भी हाँ कर दी। नंदिनी अपने नानी करुणा जी के साथ अपने पिता के घर गई। 18 वर्ष बाद आज पहली बार नंदिनी अपने पिता के घर आई थी, लेकिन यह घर उसके लिए पराया था। घर के अंदर उसके लिए अपनेपन जैसा कुछ भी नहीं था और न घर के किसी भी सदस्य ने नंदिनी को पहले कभी देखा था। करुणा जी ने यहाँ से नंदिनी को लेकर गई, तब नंदिनी सिर्फ 1 महीने की थी। इतने समय बाद भला कौन पहचानता उसे, लेकिन करुणा जी को देखकर नंदिनी के पिता विकास और नंदिनी की दादी सुष्मिता जी सब कुछ समझ चुके थे। इस तरह आज करुणा जी के साथ नंदिनी को अचानक से देखकर वे लोग खुश होने के बजाय अचंभित हो गए और चिंतित भी। नंदिनी सब लोगों को देखकर बिना परिचय के ही पहचान चुकी थी। नंदिनी अपनी सौतेली माँ वसुधा को देखकर भी पहचान गई थी कि यह उसके पिता की दूसरी पत्नी है। लेकिन वसुधा के लिए नंदिनी और करुणा जी एक अजनबी थे, क्योंकि विकास ने वसुधा से यही बताया था कि प्रेरणा के साथ ही उसकी बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। लेकिन करुणा जी का इस तरह अचानक आ जाना सुष्मिता जी और विकास को रास नहीं आ रहा था। सुष्मिता जी समय की नज़ाकत को देखते हुए नंदिनी और करुणा जी को दूसरे कमरे में ले गई और पूछने लगी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या चाहती हैं आप यहाँ किस मकसद से आई हैं?
करुणा जी बात सुनकर गुस्से में भर उठी और उन्होंने गुस्से में कहा, एक बेटी को अपने पिता के घर आने में किस मकसद की ज़रूरत होती है? इतने सालों के बाद आपको अपनी पोती से मिलने में भी कोई मकसद दिखाई दे रहा है? ये तो सिर्फ अपने पिता से एक बार मिलना चाहती थी। मैं तो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नंदिनी के प्रश्नों ने मुझे परेशान कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कम से कम उस पिता से एक बार उसकी बेटी को मिलवा दूँ, जिसने बेटी के होते हुए भी कभी अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली, जिससे इसको भी तसल्ली हो जाए और फिर अपने पिता के बारे में और आप लोगों के बारे में मुझसे सवाल पूछना बंद कर दे। विकास भी करुणा जी की बातों को सुनकर कमरे में आ गया था और नंदिनी को अपलक देख रहा था। फिर अचानक से अपनी माँ से आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगा। शायद वह कुछ पूछना चाहता था कि ये नंदिनी को यहाँ लेकर क्यों आई हैं। करुणा जी के द्वारा तेज आवाज़ में बोलने के कारण वसुधा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसको तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विकास की बेटी जिंदा है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति और सास ने इतना बड़ा सच आखिर उससे क्यों छुपाया। वसुधा भी कमरे में आना चाह रही थी, परंतु विकास गुस्से में करुणा जी से बातें कर रहा था। वे वहीं दरवाजे के पास में रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। विकास कह रहा था, आखिर आप इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आई हैं? आप अपनी बेटी की गलती की सज़ा क्या मुझे देना चाहती हैं? यह मेरी बेटी नहीं है। किसी और के पाप को मैं कभी भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। करुणा जी ने गुस्से में जवाब दिया, अपनी बेटी को बेटी नहीं मानना है तो मत मानो, कम से कम मेरी बेटी पर इस तरह कीचड़ तो मत उछालो। गुस्से में उन्होंने विकास को चांटा मारना चाहा, लेकिन विकास ने उनके हाथ को पकड़कर नीचे झटक दिया। नंदिनी विकास की बातें सुनकर सन्न रह गई। उसको तो इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था वह क्या जानने आई थी और उसे क्या पता लग रहा था। नानी के सामने ऐसी बातें बोलकर विकास ने नंदिनी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। अब नंदिनी को कुछ भी नहीं जानना था। नंदिनी ने जाने से पहले विकास से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आई थी और ना ही मुझे कुछ चाहिए, लेकिन क्या सच में आप मेरे पिता नहीं हैं? मैं सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहती थी, आपको एक बार देखना चाहती थी। मैं अपने उस जन्मदाता से मिलना चाहती थी जिसने मेरे पैदा होने के बाद एक बार भी मुझे पलटकर नहीं देखा। अगर आप मेरे पिता नहीं हैं तो क्या आप मेरे पिता का नाम मुझे बता सकते हैं? क्योंकि सच क्या है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगर आप जानते हैं कि आप मेरे पिता नहीं हैं तो फिर आप यह भी जानते होंगे कि मेरे पिता कौन हैं। विकास गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि सुष्मिता जी ने उसे रोक दिया और सुष्मिता जी ने कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भला हम कैसे दे सकते हैं? यह तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें बता सकती थी, परंतु यह बात तुम्हारी माँ के साथ ही इस दुनिया से चली गई। नंदिनी हैरानी से अपने पिता और अपनी दादी को देख रही थी। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसके अपने पिता ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह कैसी दुविधा थी उसके लिए जो उसके दिल को तोड़ रही थी। अपने किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं मिला, अपितु कई सारे सवालों ने उसके दिमाग में घेरा बना लिया। उधर विकास की पत्नी वसुधा भी सारी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। आज अचानक से उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसका उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वह इस बारे में किससे बात करे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माना कि विकास की पहली पत्नी दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटी के होते हुए भी यह बताना कि उसकी बेटी भी अपनी माँ के साथ चल बसी, इन बातों से आज वसुधा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर विकास ने मुझसे झूठ क्यों कहा था। वसुधा मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर बस उसने जल्दी से कागज़ पर कुछ लिखकर अपने रुमाल में छुपा कर रख लिया। थोड़ी देर में नंदिनी और करुणा जी चली गई। अभी वह थोड़ी दूर ही गई थी कि तभी उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने पलटकर देखा तो विकास की पत्नी वसुधा थी।
वसुधा जल्दी से करुणा जी के पास आई और उनको वह कागज़ पकड़ाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। और यह कहकर वह जल्दी से पलटकर चली गई। करुणा जी को लगा कि शायद वसुधा उन्हें कुछ बताना चाहती है, तो उन्होंने भी चुपचाप कागज़ को अपने पास रख लिया। घर से थोड़ी दूर जाकर जब उन्होंने कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वो समझ गई कि वसुधा उनसे बात करना चाहती है। नंदिनी और करुणा जी बोझल कदमों से घर वापस आ गई। घर जाकर करुणा जी ने नंदिनी से कहा, बेटा तुम परेशान लग रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम विकास की बातों को सोचकर परेशान हो रही हो। क्या तुम्हें अपनी नानी पर विश्वास नहीं है? नंदिनी भावुक होकर अपनी नानी की गोद में सिर रखकर रोने लगी। आज उन्होंने नंदिनी को चुप होने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वह चाहती थी कि नंदिनी मन में कुछ भी दबाकर ना रखे, रोकर अपना मन हल्का कर ले। रो रोकर जब नंदिनी का मन हल्का हुआ तो उसने नानी से कहा, नानी जी, मैं इसलिए नहीं रोई कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है कि मैं उनकी बेटी क्यों हूँ। काश मैंने उस घर में जन्म नहीं लिया होता। मैं उनकी बेटी नहीं होती, किसी और की बेटी होती। काश यह जो उनका नाम पिता के रूप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वह नाम कोई और नाम होता। मुझे नहीं पता था कि उनसे मिलने के बाद मुझे अपने आप से ही नफरत हो जाएगी। करुणा जी को नंदिनी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लग रहा था कि विकास की बातों का उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ है। वो यह तो जानती थी कि नंदिनी को विकास की बातों पर विश्वास नहीं है, वह सच नहीं है जो विकास ने उससे कहा है, लेकिन फिर भी उसने पिता होकर इतना बड़ा झूठ बोला। इस बात से भला किस बेटी को दुख नहीं होगा? जब जन्म देने वाला पिता ही ऐसा है तो और किसी का क्या भरोसा। करुणा जी ने शाम के समय वसुधा के दिए गए नंबर पर फ़ोन लगाया। करुणा जी और वसुधा ने बात करने के लिए अगले दिन मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि फ़ोन पर बात करना वसुधा को सही नहीं लग रहा था। अगले दिन करुणा जी नंदिनी को साथ लेकर वसुधा के बताए गए पते पर मिलने के लिए पहुंची। वसुधा उनका वहीं इंतज़ार कर रही थी। करुणा जी को देखकर वसुधा ने उन्हें नमस्ते कहा। करुणा जी ने भी उसे जवाब दिया। फिर करुणा जी ने वसुधा से पूछा, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? तो वसुधा ने कहा, जी मैं जानती हूँ आप प्रेरणा की माँ हैं। उस दिन जब आप घर पर आई थी तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन्हें मैं जानना चाहती थी। मैंने इसलिए आपको अपना नंबर दिया था। उस दिन मुझे पता चला कि विकास की बेटी जिंदा है तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया था कि प्रेरणा के साथ ही उसकी बेटी भी चल बसी थी। मैं इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं इतना उलझ गई थी कि विकास से कुछ भी पूछने से पहले मैं आपसे जानना चाहती थी कि सच क्या है। मैं जानती हूँ आपकी निजी बातों को जानने का मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन विकास की पत्नी होने के नाते मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मुझसे बहुत कुछ छुपाया गया है। वसुधा ने बहुत सारे सवाल करुणा जी से एक साथ पूछ डाले। करुणा जी ने जवाब देने से पहले वसुधा से पूछा कि क्या यह बात सही है कि तुमने विकास से प्रेम विवाह किया है? करुणा जी की बात सुनकर वसुधा ने हैरान होकर कहा, जी नहीं, मैंने विकास से प्रेम विवाह नहीं किया है। तो करुणा जी वसुधा का जवाब सुनकर चौंक गई। उन्होंने वसुधा से पूछा, तो फिर विकास से तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? जबकि मैंने तो यही सुना है कि तुम्हारा और विकास का प्रेम विवाह है। वसुधा कहने लगी, सिर्फ आप नहीं, सब लोगों को यही लगता है कि हमारा प्रेम विवाह हुआ है। दरअसल मेरे पापा और विकास के पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। मेरे पिता ऑफिस में विकास के सीनियर थे। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति नीलेश का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मैं कभी दूसरे विवाह नहीं करना चाहती थी। नीलेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मैं उनकी यादों के सहारे अपना जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी के बाद मुझे तो पति का सुख मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटे को पिता का प्यार शायद नहीं मिल पाएगा। पापा ने कई बार मुझसे कोई अच्छा लड़का देखकर मेरा दूसरा विवाह करने के लिए कहा, लेकिन मैं हर बार मना कर दिया करती थी।
एक दिन पापा को पता चला कि विकास की पत्नी और बेटी का देहांत हो गया है। कुछ समय बाद पापा को यह भी पता चला विकास की माँ उसकी दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही है। हालांकि विकास दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन पापा ने मुझसे विकास से विवाह करने के बारे में कहा, या यूं कहें कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर मुझे विकास से शादी करने के लिए राज़ी कर लिया। पापा को विकास के स्वभाव काफ़ी पसंद था और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता को डर था क्योंकि कुछ लोग उनकी जायदाद पर नज़र गड़ाए हुए थे। इसी कारण से उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। इस बात को सोचकर भी वह मेरे लिए अक्सर चिंतित हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए राज़ी कर ही लिया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर कभी ना कभी तो मुझे भी अकेलापन परेशान करने लगेगा। शायद मम्मी पापा की बातों का असर मुझ पर होने लगा था। लेकिन मेरी एक शर्त थी कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनना चाहती थी। विकास के लिए यह बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन मेरे बेटे के भविष्य के लिए यह ज़रूरी भी था। अगर विकास मेरी इस बात से सहमत होंगे तो ही मैं उनसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। मुझे तो यही लगा था कि विकास शायद मना ही करेंगे, लेकिन उनकी हाँ ने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया। कुछ समय बाद विकास मुझसे किए अपने वादे से मुकरने लगे। वह मुझसे अपने बच्चों की मांग करने लगे। जब मैंने विकास को उनका वादा याद दिलाया तो उनका कहना था कि उन्हें बच्चा इसलिए नहीं चाहिए कि वह अखिल को अपना बेटा नहीं मानते, बल्कि उनको अखिल का अकेलापन अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अगर बेटी हुई तो और भी अच्छी बात है। मेरी भी कहीं ना कहीं यह इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो, और मैंने विकास की बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे भी विकास की बात अच्छी लगी। विकास में यह ख़ास बात है कि वे लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन जब विकास ने धोखे से अपनी पहचान के डॉक्टर से यह पता करवा लिया कि मेरा होने वाला बच्चा एक बेटी है, तो उसने दुनिया में आने से पहले ही उसे ख़त्म करवा दिया। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने विकास से सच्चाई जाननी चाही तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि विकास की सोच इतनी छोटी है कि वह आज के समय में बेटी को सिर्फ एक बोझ मानता है। मैंने महसूस किया कि विकास जैसा अपने आप को दिखाते हैं वैसे वह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ आने लगा था कि विकास से मुझसे शादी सिर्फ मेरे पिता के पैसों की खातिर की है। तो मैंने विकास से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन पापा के बारे में सोचकर फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि मेरे पापा को पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका था। जब उन्हें विकास की असलियत पता चलेगी तो वह यह बात शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी दूसरी शादी के टूटने के बाद लोग मुझे ही गलत समझते। इन सब बातों को सोचकर मैं चुप रह गई। उस दिन जब आप घर आए तो मुझे पता चला कि विकास की बेटी जिंदा है, इसलिए मैंने आपसे मिलने का फैसला कर लिया। करुणा जी ने पूछा, तो क्या तुमने इस बारे में विकास से कुछ भी नहीं पूछा? वसुधा ने जवाब दिया, उस दिन विकास का मूड आपके जाने के बाद ठीक नहीं था, इसलिए मैंने पूछना सही नहीं समझा। आज विकास को ऑफिस से काम से बाहर जाना पड़ गया, और वैसे भी वह मुझे सच कभी नहीं बताएगा। मुझे लगता है कि शायद नंदिनी का लड़की होना ही विकास को उसे अपनी बेटी ना मानने का एक कारण है। क्या मेरा सोचना ठीक है? इन्हीं बातों को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। करुणा जी ने कहा, तुमने ठीक समझा, विकास को बेटियों से नफरत है। वसुधा ने कहा, तो फिर आपने विकास के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नंदिनी को उसका हक क्यों नहीं दिलाया? वसुधा करुणा जी से जानना चाहती थी। करुणा जी ने जवाब दिया कि रिश्ते कभी भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं निभाए जाते हैं, और ना ही रिश्तों की कोई कीमत होती है, क्योंकि रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। लेकिन हर कोई इनकी अहमियत कहाँ समझ पाता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते नहीं, पैसा महत्वपूर्ण होता है। विकास भी उन्हीं लोगों में से एक है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। विकास जैसा दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें प्रेरणा ने समय रहते विकास के बारे में कुछ बताया होता तो विकास आज जेल में होता। वसुधा ने पूछा, क्या छुपाया था प्रेरणा ने आपसे? क्या मैं जान सकती हूँ? इस पर करुणा जी ने कहा, दरअसल प्रेरणा के रहते मुझे कभी उसकी और विकास की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, या शायद प्रेरणा ने चलने नहीं दिया।
अफसोस मैं भी कभी महसूस नहीं कर पाई अपनी बच्ची का दुख। बस जो दिखता था उसी पर विश्वास कर लिया और कहते कहते करुणा जी की आंखें भर आई और वह सारी बातों के लिए खुद को ही दोषी मानने लगी। वसुधा उनको समझाते हुए कहने लगी कि आप खुद को दोषी मत मानिए। जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपकी गलती भी क्या है, और अब बीती बातों को सोचकर परेशान होने से होगा भी क्या। अब तो आपको सिर्फ नंदिनी के बारे में सोचना चाहिए। करुणा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नंदिनी के बारे में ही तो सोचकर हम चुप रह गए, क्योंकि विकास के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था, और वैसे भी अपनी बेटी को तो हम खो ही चुके थे। अब नंदिनी को हम नहीं खोना चाहते थे। और रही बात नंदिनी का हक दिलाने की, तो जिस इंसान ने इतने सालों में एक बार भी अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली, भला उससे हक की क्या उम्मीद करना। उसकी नज़र में तो सिर्फ बेटी एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसान से क्या हक की उम्मीद की जाएगी। उस दिन कितनी आसानी से उसने प्रेरणा के चरित्र पर कीचड़ उछाल दी थी, यह कहकर कि नंदिनी उसकी बेटी है ही नहीं। ऐसे पिता के होने से तो उसका ना होना ही अच्छा है। वसुधा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर डाली है कि नंदिनी विकास की बेटी है या नहीं, इस बात का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर करुणा जी ने कहा, यह बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब नंदिनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास उसका पिता है या नहीं। और अगर जांच कराने से पता चल भी गया तो कौन सा वह नंदिनी को अपनी बेटी मान ही लेगा। उसको तो यही लगेगा कि हम लोग पैसों की खातिर यह सब कर रहे हैं। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, छीनने से नहीं। जोर ज़बरदस्ती करके सिर्फ रिश्तों का नाम मिलता है, उनका प्यार कभी नहीं मिलता। और अब तो नन्नी ने भी विकास से मिलने के बाद यही मान लिया है कि माँ के साथ साथ उसने पिता को भी बचपन में ही खो दिया था। नंदिनी ने वसुधा की तरफ देखते हुए कहा, नानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने उनसे मिलकर सच में ही बहुत बड़ी गलती की है। शायद मुझे उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। वसुधा ने कहा, नंदिनी, तुम्हें कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बताना। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ही, भले ही सौतेली हूँ। वसुधा की बात सुनकर नंदिनी भी कहने लगी, आप गलत मत समझिएगा। आपको माँ का दर्जा देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको माँ मानकर मेरा ना चाहते हुए भी उस इंसान से रिश्ता जुड़ जाएगा जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। वसुधा कुछ बोल नहीं पाई और कहने लगी, अब मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो चुकी है। ज़रूरत हुई तो हम फिर मिलेंगे। वसुधा को नंदिनी और करुणा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वसुधा, करुणा जी और नंदिनी तीनों ही अपने अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर नंदिनी ने आज किसी से कोई बात नहीं की, सीधे अपने कमरे में चली गई। नंदिनी काफ़ी समय तक यह बात सोचती रही, किसी लड़की होना या किसी पर बोझ बन जाना होता क्या है। सिर्फ लड़की होने के कारण कोई अपनी औलाद से मुंह मोड़ सकता है? कोई कैसे इतना निष्ठुर हो सकता है? नंदिनी के मन में यह सारी बातें बैठ सी गई थी। वह शांत रहने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाती। बरबसी उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती तो वो सोचती रहती, काश वह भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया से चली गई होती। नंदिनी बचपन से ही ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती थी। अपने दोस्त के साथ तो वह खुश रहती थी, लेकिन किसी और के साथ अपने आप को वह जोड़ ही नहीं पाती थी। नाना नानी तो उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु अपनी मामी सविता की आंखों में वह बहुत खटकती थी। बचपन में तो नंदिनी को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, सब कुछ समझने लगी, तो उसे अब सब समझ में आ गया कि यहाँ वह सिर्फ एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। सविता मामी का व्यवहार उसके लिए बहुत रूखा था, फिर भी वो मामी को खुश रखने के लिए दिन रात लगी रहती थी। उसके मुंह से दो मीठे बोल सुनने की उम्मीद करती। जिस काम को करने का उसका मन भी नहीं होता था, वह काम भी मामी के कहने पर वह कर देती थी। नंदिनी अपनी नानी से सविता मामी की सारी बातें छुपा लेती थी, इसलिए सविता भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती थी और उस सारे काम नंदिनी से ही कराती थी। मामी की डांट में कभी कोई दयाभाव नहीं होता था। उसके लिए मामी की डांट सिर्फ मामी की भड़ास निकालने का साधन थी। डांट खाने के बाद कभी उसे प्यार के बोल सुनने को नहीं मिलते
और मामी जब उसे भला बुरा कहती तो वह यही दिखाती कि उसे बुरा नहीं लगा है और कमरे में जाकर घंटों रोती रहती। मामी ने तो उससे कभी ढंग से बात भी नहीं की। नाना नानी को सविता के अपने बच्चों में और नंदनी में भेदभाव साफ नजर आता था, मगर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। नंदनी बहुत समझदार शांत स्वभाव की लड़की थी, कम हंसना कम बोलना, घर के हर कार्य में दक्ष, एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी। वो खूबसूरती में भी बेमिसाल थी, सुंदर इतनी कि कोई एक बार देख ले तो पलक झपकना ही भूल जाए। उसके चेहरे पर रहने वाली खामोशी ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। समय बीतता गया और नंदिनी की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। हालांकि वह अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही शादी करना चाहती थी, लेकिन एक अच्छा रिश्ता मिलने के कारण और नाना राम स्वरूप जी ने अपनी उम्र को देखते हुए ज़्यादा रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कल को हमें कुछ हो गया तो नंदिनी के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। करुणा जी ने भी नंदिनी से इस बारे में बात की और उसकी राय जानना चाही, तो नंदिनी ने भी अपनी सहमति दे दी। वैसे भी नंदिनी ने अपने नाना नानी की बात को कभी नहीं टाला था। नंदिनी यह बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मामी सिर्फ एक ही बात से खुश हो सकती है, वह है नंदिनी का इस घर से चले जाना। नंदिनी की पढ़ाई और उसकी शादी पर होने वाले खर्च के कारण वह मामी की आंखों में चुभती थी। यह भी नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी। इन सभी कारणों के कारण नंदिनी ने इच्छा ना होते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी। वह अपने मामा मामी पर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती थी। कुछ समय बाद नंदिनी को देखने लड़के के माता पिता, लड़का उदय और उसकी छोटी बहन शिखा आए। करुणा जी ने नंदिनी के लिए बोटल ग्रीन कलर की गोल्डन बॉर्डर के साथ एक साड़ी तैयार कराई थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। नंदिनी उसको पहनकर भला की खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी पर से नजरें ही नहीं हट पा रही थी। करुणा जी ने एक काला टीका नंदिनी के कान के पीछे लगाकर कहा, मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। जब नंदिनी को उदय के माता पिता और बहन ने देखा तो उन्हें नंदिनी बहुत पसंद आई। नंदिनी ने एक बार हल्की सी नज़र उठाकर लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। कौन था वो लड़का जो नंदिनी को देखने आया था? यह जानने के लिए अगला पार्ट पढ़ना ना भूलें। इतने लड़के वाले आते हैं तो लड़के को देखकर नंदिनी की आंखें खुली रह जाती हैं। अब आगे। उदय एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान था, गोरा रंग, काली आंखें, खूबसूरत काले बाल। उदय ब्लू कलर की जीन्स और वाइट शर्ट पहने हुए था, जिसमें वह गजब का स्मार्ट लग रहा था। उदय को देखकर नंदिनी का दिल धक्सा हो गया। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अपनी धड़कनों पर कंट्रोल ही नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, कितना खूबसूरत लड़का मुझे देखने आ सकता है। उसे उदय पहली नज़र में ही पसंद आ गया। उदय की बहन शिखा तो नंदिनी को देखकर बहुत खुश थी। उसने नंदिनी से बातें भी की। नंदिनी को भी शिखा अच्छी लगी थी। उसमें कोई बनावट नहीं थी। पूरा परिवार ही बहुत सभ्य परिवार था। नंदिनी को सभी लोग बहुत अच्छे लगे। नंदिनी सोच रही थी कि उदय भी उससे कुछ पूछेगा, पर उदय ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। उदय की माताजी ने नंदिनी से बहुत प्यार से बातें की। उन्होंने जाते समय नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और नंदिनी की नानी से कहा, मुझे अपने बेटे के लिए नंदिनी जैसी बहू ही चाहिए थी। मुझे नंदिनी बहुत पसंद है। हम जल्दी से कोई मुहूर्त देखकर आपको बता देंगे और हम जल्दी ही दोनों का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नंदिनी जल्द से जल्द हमारे घर में बहू बनकर आ जाए। मैं अपने सामने अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। करुणा जी और राम स्वरूप जी ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। मेहमान जा चुके थे। नंदिनी के नाना नानी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और नंदिनी वो आज बहुत खुश थी। शायद जीवन में पहली बार उसे एक अच्छा सा एहसास हुआ था। उदय पसंद आ गया था। उदय के परिवार ने पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया, तो 2 दिन बाद का मुहूर्त निकल गया। 2 दिन बाद उदय और नंदिनी का रिश्ता तय हो गया। नंदिनी तो खुश थी कि उसका एक अच्छे परिवार में रिश्ता हो गया, परंतु उदय इतना खुश नहीं लग रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने परिवार के दबाव में यह रिश्ता स्वीकार किया है। रिश्ता तय होने के समय भी वह चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उदय बहुत परेशान था। कोई बात थी जो उदय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नंदिनी एक अच्छी लड़की थी और वह उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था। रिश्ता तय होने के बाद इसी बारे में बात करने के लिए उदय ने नंदिनी को फ़ोन किया। उदय का फ़ोन देखकर नंदिनी खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद उदय मुझसे कुछ बात करना चाहता है। नंदिनी ने थोड़ा झिझकते हुए फ़ोन उठाया, क्योंकि अभी तक उसकी और उदय की कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी। उदय ने जिस बात को करने के लिए फ़ोन किया था, वह नंदिनी से वह बात कह ही नहीं पाया। उसे डर था कि नंदिनी यह बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेगी। उसने उस दिन थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख दिया। नंदिनी को उदय का बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन उदय को चाहने लगी। 2-4 दिन बाद उदय ने फिर से फ़ोन किया और नंदिनी को मिलने के लिए बुलाया। ऐसा नहीं था कि नंदिनी उसे पसंद नहीं थी। नंदिनी उसे अच्छी लगी थी, परंतु वह नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। अगले दिन नंदिनी उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई। लाइट पिंक कलर के सूट में नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उदय उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी तुम बहुत अच्छी हो, पर आज मैंने तुमसे एक बात करने के लिए यहाँ बुलाया है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे वह बात कैसे कहूँ। तो नंदिनी कहती है कि आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तो उदय थोड़ी हिम्मत करके कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसका नाम मीशा है। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। मैं मीशा से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं मीशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंदिनी उदय की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह अपने आप को संभालती है और थोड़ी हिम्मत करके उदय से कहती है, तो आपने अपने घर वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो उदय ने कहा कि उसकी माताजी की तबीयत खराब थी और यह रिश्ता इतनी जल्दी में तय हुआ कि मुझे किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी ही मौका देखकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस पर नंदिनी कहती है कि अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। आपको इस लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। थोड़ी हिम्मत करके अपने घर वालों को सब कुछ बता दीजिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। यह कहकर नंदिनी रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उदय की बात सुनकर नंदिनी को बहुत बड़ा धक्का लगा, परंतु उदय के सामने उसने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे उसे बुरा ही नहीं लगा। शायद उसे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। इतनी बड़ी बात भी उसने चुपचाप सह ली। बाहर आते ही उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के ऊपर बहुत तेज़ वार किया हो। जब उसकी किस्मत ही खराब है तो किसी और से क्या कहना। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके जीवन में ये खुशी के थोड़े से पल आए थे, वह भी बहुत जल्दी चले गए। वह सोच रही थी कि उसका जीवन ही बेकार है। उसके जीवन में उसे कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। सोचते सोचते उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी, वह एक गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। नंदिनी के बेहोश होते ही भीड़ इकट्ठी हो गई। जिस गाड़ी से नंदिनी की टक्कर हुई थी, उस गाड़ी में नंदिनी की सहेली मीरा थी। वह जल्दी से बाहर निकली और आकर बेहोश हुई लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए। यह तो उसकी सहेली नंदिनी थी। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और नंदिनी को गाड़ी में लेकर पास के हॉस्पिटल में पहुंच गई। मीरा ने रास्ते में से ही नंदिनी के नाना नानी को फ़ोन कर दिया।
नंदिनी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके नाना नानी घबरा गए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। जब करुणा जी और राम स्वरूप जी नंदिनी के पास पहुंचे तो नंदिनी बेहोश थी। उसे बेहोश देखकर वो दोनों घबरा गए। डॉक्टर ने फौरन नंदिनी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद नंदिनी को होश तो आ गया। अभी नंदिनी के कुछ टेस्ट करने बाकी थे। उन्होंने नंदिनी के सिर की एमआरआई भी की, जिससे पता चल सके कि उसके सिर में कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है। मीरा भी नंदिनी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। करुणा जी ने उसकी हिम्मत बंधाई। कुछ रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि नंदिनी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इसके साथ कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी चोट भी है। नंदिनी के होश में आने पर मीरा उससे माफ़ी मांगने लगी तो नंदिनी ने उसे यह कहकर शांत किया कि गलती तुम्हारे ड्राइवर की नहीं, गलती मेरी थी। मैंने ही ध्यान से रोड क्रॉस नहीं की। नंदिनी की बात सुनकर मीरा की सांस में सांस आई। मीरा को अपनी प्यारी सी सहेली पर बहुत प्यार आ गया। मीरा ने करुणा जी से नंदिनी के इलाज का सारा खर्च उठाने के लिए कहा तो करुणा जी ने मना कर दिया कि बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी तो मेरे लिए नंदिनी के जैसी ही हो। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। मीरा को हॉस्पिटल में काफ़ी समय हो गया था तो करुणा जी ने उसे घर भेज दिया। राम स्वरूप जी ने सोचा कि क्यों ना नंदिनी के ससुराल वालों को भी खबर कर दी जाए, क्योंकि अब नंदिनी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, उनकी होने वाली बहू भी है। यही सोचकर राम स्वरूप जी ने उदय के पिताजी को फ़ोन करके बता दिया। वो लोग भी सुनकर काफ़ी चिंतित हो गए। जब उदय ने यह खबर सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नंदिनी के एक्सीडेंट के लिए वो खुद को ही दोषी समझने लगा। उसे लगा कि कहीं उसके शादी से मना करने के कारण ही नंदिनी को कुछ बुरा तो नहीं लगा और इस कारण ही उसने खुद ही कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की हो। यह सोचकर उदय को नंदिनी की बहुत चिंता होने लगी। उदय अपने माता पिता के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि नंदिनी को बहुत सारी चोटें आई हैं और एक पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। उन लोगों के पहुंचने के कुछ देर बाद बाकी की रिपोर्ट्स भी आ गई। नंदिनी के सिर में कोई चोट नहीं थी, सब कुछ ठीक था। नंदिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए राम स्वरूप जी और उदय के पिताजी आलेख जी ने शादी की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। अभी तक उन लोगों के उदय और नंदिनी के बीच हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और शादी की तारीख बढ़ जाने के कारण उदय ने भी अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पहले वह नंदिनी से उसके मन में क्या है, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, सब कुछ जानना चाहता था। अगले दिन मीरा भी नंदिनी से मिलने हॉस्पिटल आती है। वह नंदिनी से पूछती है कि जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो वह कहाँ खोई हुई थी। नंदिनी मीरा को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन मीरा को नंदिनी के व्यवहार से शक हो जाता है कि कोई तो बात है जो नंदिनी उससे छुपा रही है। फिर मीरा के बार बार पूछने पर वह उसे सब कुछ बता देती है। सारी बात सुनकर मीरा को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि अगर उसे तुमसे शादी नहीं करनी थी तो उसे तुमसे सगाई करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने पहले ही सब कुछ अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया। आने दो उसे, मैं देखती हूँ कि मेरी इतनी प्यारी सीधी सादी सहेली के साथ उसने यह सब करने की हिम्मत कैसे की। मगर नंदिनी ने उसे कुछ भी करने के लिए मना कर दिया और उदास होकर कहने लगी कि जब वह किसी और से प्यार करता है तो यह रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है। अभी मीरा और नंदिनी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उदय अपने दोस्त विनय के साथ नंदिनी से मिलने के लिए आता है। विनय और मीरा उन दोनों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मीरा का मूड नंदिनी की बात सुनकर ख़राब हो गया था। वह विनय को घूर घूर कर देखने लगी। पहले तो विनय को कुछ समझ नहीं आया। वह इधर उधर देखने लगा कि शायद किसी और को घूर कर देख रही हो। जब उसे लगा कि वह उसे ही घूर कर देख रही है तो वह डर गया और उसने मीरा से कहा, हेलो, मेरा नाम विनय है और उदय मेरा दोस्त है। तो मीरा ने बेरुखी से जवाब दिया, तो मैं क्या करूं, अगर तुम्हारा नाम विनय है तो मैंने तुम्हारा नाम पूछा जो बता रहे हो। विनय मीरा का जवाब सुनकर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि
कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, फिर यह मुझ पर क्यों भड़क रही है। बेचारा विनय चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में उदय नंदिनी का हालचाल जानकर बाहर आ गया तो मीरा नंदिनी के पास अंदर चली गई। मीरा ने आज उदय को पहली बार देखा था। उसने मीरा से कहा, यार नंदू, यह उदय है तो तेरे लायक। तेरी और उसकी जोड़ी कितनी प्यारी लगती, पर उस नासपिटी मीशा ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। भगवान करे उसका किसी और से चक्कर चल जाए और वो उदय को छोड़कर भाग जाए और उदय बस तेरा हो जाए। उसकी बात सुनकर नंदिनी की हंसी छूट गई और कहने लगी, तू भी ना पागल है, बस कुछ भी कहती है। मीरा रोज हॉस्पिटल में नंदिनी से मिलने आती और उदय भी रोज आता। उदय विनय के साथ ही आता था और अक्सर उसका मीरा से सामना हो जाता था। मीरा ना चाहते हुए भी उदय की तरफ से गुस्सा विनय पर निकाल देती। विनय उदय से कहता है कि यार, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, यह जब भी मिलती है मुझे फाड़ खाने को रहती है। तो उदय कहता है कि शायद नंदिनी ने इसको मीशा के बारे में बताया होगा, जिस कारण यह अपना गुस्सा मेरे बजाय तुझ पर निकाल देती है। तो विनय कहता है कि वाह, गलती तेरी और ढोलक की तरह यह मुझे पीटना चाहती है। आखिर तेरे पापों की सज़ा मैं कब तक भुगतूंगा। विनय ने इतना बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो उदय हंसने लगा और कहने लगा, जब तक तू मेरा दोस्त है तब तक। जब उदय नंदिनी को हॉस्पिटल में रोज़ मिलने आता है तो दोनों के परिवार वाले कुछ और ही समझने लगते हैं और खुश होने लगते हैं। उन्हें लगने लगा था कि कुछ ही दिनों में उदय और नंदिनी का मन एक दूसरे में रम चुका है। इसलिए तो रोज़ उदय नंदिनी का हालचाल जानने हॉस्पिटल जाता है। आज नंदिनी का हॉस्पिटल में आखिरी दिन था। आज उसे छुट्टी मिलनी थी। नंदिनी ने आज उदय से बोल दिया कि आज के बाद हमें नहीं मिलना चाहिए और उसे अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार को जल्दी बता देना चाहिए। उदय को नंदिनी की यह बात अच्छी तो लगी, लेकिन आज उसे भी अपनी बात पूछने का मौका मिल गया, जिसे वह कई दिन से नंदिनी से पूछना चाहता था। उसने नंदिनी से पूछा, आपको मेरे इस निर्णय से कोई परेशानी तो नहीं है? मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए इकलौता रिश्ता हूँ। आप एक अच्छी लड़की हैं और आपको मुझसे बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन मैंने बस अपने मन की बात कह दी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने बगैर आपकी राय जाने अपना फैसला सुना दिया, जो सही नहीं था। इसलिए आज मैं कोई भी फैसला करने से पहले और अपने परिवार को इस बारे में बताने से पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको बुरा तो नहीं लगा, कहीं आपने यह बात अपने दिल पर तो नहीं ले ली है, क्योंकि मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। उदय जब नंदिनी से यह सारी बातें बोल रहा था तो नंदिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि उदय कुछ शर्मिंदगी जैसा महसूस कर रहा है। नंदिनी को इतने दिनों में यह तो पता चल गया था कि उदय एक अच्छा लड़का है और शायद इसलिए अपने प्यार की बात अपने परिवार से अभी तक नहीं बोल पाया है। नंदिनी सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उदय खुद को मेरा कसूरवार समझकर अपने फैसले से पलट जाए और दबाव में आकर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे, जो कि सही नहीं है। तभी उदय के पास किसी का फ़ोन आ गया और वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया और नंदिनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि उस दिन तो उदय ने उससे एक बार भी उसकी राय नहीं जानना चाहिए और आज वह उसके बारे में इतना सोच रहा है। लेकिन क्यों? क्या एक्सीडेंट की घटना को इस बात से जोड़ने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उसमें उसकी गलती है? क्या मुझे आदत हो गई है कि मैं कभी किसी को भी यह महसूस होने नहीं देती कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है? दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने आप को भूल ही गई थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी भी कुछ अहमियत है, वो कोई बेकार की वस्तु नहीं है और उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसे अपने अंदर एक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब वह भी खुद का ख्याल रखेगी और अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो वो भी सामने वाले को बताएगी कि उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। कम से कम उदय ने उसकी परवाह तो की। बस यह सोचकर ही वह खुश हो गई। जब उदय कमरे में आया तो उसने देखा कि नंदिनी खुश है। उसने नंदिनी से उसकी खुशी का कारण जानना चाहा।
तो उसने कहा कि ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। और मैं आपके निर्णय से दुखी नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि दो लोगों के बीच दीवार बनने से बच गई। उदय को भी नंदिनी की बात अच्छी लगी। वह नंदिनी की बात सुनकर निश्चिंत हो गया और जाते हुए उसने नंदिनी से कहा, हमारा चाहे कोई रिश्ता ना हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहेगा। उदय नंदिनी से बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और नंदिनी इसलिए खुश थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस एक्सीडेंट की वजह से कम मुझे यह एहसास तो हुआ मेरी भी कुछ अहमियत है। नंदिनी की खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी। नंदिनी के घर आते ही नंदिनी की मामी हॉस्पिटल के खर्चे को लेकर नंदिनी पर भड़क गई। देखकर नहीं चल सकती थी, और जब सड़क पर चलना नहीं आता तो घर से निकलने की ज़रूरत ही क्या है। जो एक्सीडेंट करवा लिया, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो गया, कौन देगा। अच्छा होता जो अपनी माँ के साथ यह भी मर जाती, या अब एक्सीडेंट में मर जाती, हमारी जान तो छूटती। नंदिनी की मामी पहले तो शादी के खर्चे को लेकर परेशान थी और अब अस्पताल के खर्चे से और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अपनी मामी की कड़वी बातें सुनकर नंदिनी अंदर तक हिल गई। अभी थोड़ी देर पहले तो वह सोच रही थी कि उसकी भी कुछ अहमियत है, लेकिन मामी की बात सुनकर उसे लगा कि उसका जीवन बस बेकार है। उसकी और उसके जीवन की कोई अहमियत नहीं है। अपने कमरे में आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। नाना नानी जी उसे घर पर छोड़कर कहीं बाहर गए थे। तब मामी ने उसे यह सब कहा था। नंदिनी बस रोए जा रही थी और सोचे जा रही थी, मेरा जीवन ही ऐसा क्यों है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझ जैसी बदनसीब से कोई शादी भी नहीं करेगा। उदय ने भी मना कर दिया। मेरे माँ पापा होते वो मुझसे प्यार करते, तभी तो कोई और भी मुझसे प्यार करता। माँ बाप नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। अपनी मामी की बात सुनकर नंदिनी का अपने ऊपर से विश्वास फिर से डगमगाने लगा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संभाला था। नंदिनी को अपने आप से सच में नफरत सी होने लगी थी। अभी तक तो नंदिनी एक बेचारी लड़की थी, और उस दिन के बाद तो उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। नंदिनी अपने कमरे में आकर बहुत रोई, घंटों तक रोती रही। फिर उसने खुद को समझाया। उस दिन के बाद नंदिनी आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचने लगी। कब तक मैं दूसरों के टुकड़ों पर पलती रहूंगी। मेरे जीवन में कोई तो लक्ष्य हो। अपने जीवन में वह भी तो कुछ ऐसा करे जिससे वह सर उठाकर जी सके। अब वह किसी भी चिंता से खुद को दूर रखने की कोशिश करने लगी। साथ में खुद को समझाने की कोशिश भी करती रही। उसने अपनी मामी की बात पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब वह अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी। पीजी में उसने एडमिशन तो पहले ही ले लिया था। अब तो उसके एग्ज़ाम होने वाले थे। उसने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। यह सब इतना आसान भी नहीं था उसके लिए, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प लेकर वह जी जान से जुट गई। इधर उदय अपने मन की बात को अपने माता पिता से कहने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन उदय के पास मीशा का फ़ोन आता है। उसने उदय को मिलने के लिए बुलाया था। उदय मीशा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वह उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि मीशा विदेश जाने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि उसे वहाँ एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है जिसका उसे काफ़ी समय से इंतज़ार था। वह हमेशा से विदेश जाना चाहती थी। उदय तो यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उदय ने मीशा से पूछा कि आखिर तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया। तो मीशा ने उदय से कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे लिए मैं अपना करियर भी तो नहीं छोड़ सकती। अगर तुम भी इंडिया को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ तो हम कुछ समय बाद वहीं पर शादी कर लेंगे। इतना अच्छा ऑफर मैं नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम नन्ही से रिश्ते के लिए ना बोल पाओगे। मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो, पर अब मैं तुम्हारे लिए और नहीं रुक सकती। आज उदय ने मिशा का एक अलग ही रूप देखा था। उदय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मीशा को वह पहचान ही नहीं पाया, या वह इतना बदल गई है। आखिर उदय को समझ में आ ही गया कि मीशा और उसका साथ जीवन भर के लिए कभी नहीं हो सकता था। उदय सोचने लगा कि भले ही मैं मीशा को बहुत चाहता हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उसके लिए अपने परिवार से मुंह मोड़ लूँ। उस पर प्यार की अहमियत ही क्या है।
जिसकी खातिर परिवार को छोड़ना पड़े। ऐसा प्यार भला कैसे विश्वास के लायक हो सकता है। यह सारी बातें सोचकर उसकी आंखें भर आई और वह मीशा से फिर कभी ना मिलने का सोचकर घर लौट आया, क्योंकि वह समझ चुका था कि मीशा अब उसकी कोई बात भी सुनने वाली नहीं है। उदय घर आकर कई दिन तक सोच में डूबा रहा। उदय के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो चुकी थी। वह थी नंदिनी के बारे में, क्योंकि नंदिनी को सब कुछ पता था कि मैं उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता, और जिस कारण से मैं शादी नहीं करना चाहता था वह कारण अब रहा नहीं। अब नंदिनी उससे शादी क्यों करेगी और अब वह घर वालों को क्या बताए। नंदिनी को अगर कुछ पता नहीं होता तो घर वालों की खुशी की खातिर वह नंदिनी से शादी कर लेता, पर अब वह कैसे यह शादी करेगा। अब उदय अजीब सी कश्मकश में उलझ गया था। नंदिनी के घर वालों से मना करने का कोई कारण भी नज़र नहीं आ रहा था। उदय का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। लेकिन उदय की छोटी बहन शिखा ने उदय की उलझन को भांप लिया। वह कई दिन से देख रही थी कि उदय कुछ परेशान सा है। न ठीक से खाता है न ठीक से सोता है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। शिखा उदय और मीशा के बारे में जानती थी। यह उदय को भी नहीं पता था। शिखा तो यह भी जानती थी कि मीशा वैसी लड़की नहीं है जैसी उदय उसे समझ रहा है। लेकिन उदय का रिश्ता नंदिनी से हो जाने के बाद शिखा खुश थी और इसलिए मीशा की तरफ से निश्चित थी। उदय शिखा से छुपाने की कोशिश कर रहा था। शिखा ने आखिर हिम्मत करके अपने भाई उदय से उसकी उलझन का कारण जानना चाहा। पहले तो उसने नहीं बताया, फिर शिखा के ज़्यादा जोर देने पर उसने शिखा से सब कुछ बता दिया। शिखा को दुख भी हुआ, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि उसका भाई किसी भी समस्या में फंसने से बच गया। शिखा ने उदय को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब इंसान का विश्वास टूटता है तो उसे उस वक्त कुछ भी समझा पाना इतना आसान कहाँ होता है। उदय को इस बात का दुख नहीं था कि मीशा उसे छोड़कर चली गई, पर जो रूप उसने मीशा का आज देखा था वह उसे पहले क्यों नहीं देख पाया था। उदय की इच्छा तो अब शादी करने की थी ही नहीं, लेकिन वह मना भी कैसे करे, क्योंकि माँ की तबीयत खराब होने के कारण ही तो उसकी शादी अभी करने का फैसला लिया गया था। वह अपने सामने ही अपने बेटे उदय का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। यह भी एक कारण था उदय किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। शिखा सारी बातों को सोचकर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसे एक बार नंदिनी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने इसके बारे में अभी भाई को बताना ठीक नहीं समझा। उधर नंदिनी को भी चिंता हो रही थी। कितने ही दिन निकल चुके हैं लेकिन उदय के घर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी, जबकि नाना जी और उदय के पापा द्वारा शादी की तैयारी को लेकर कई योजनाएं बनाई गई थी। उसे उदय की तरफ से किसी खबर के ना मिलने के कारण चिंता के साथ साथ कुछ अच्छा भी महसूस हो रहा था। शायद मन के किसी कोने में एक इच्छा थी कि उसका और उदय का साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाए। किसी और के बारे में अब वह नहीं सोचना चाहती थी। उदय के साथ उसे अपनेपन का एहसास होता था। जब उदय पास होता था तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। वह सोच ही रही थी कि वह इस बारे में उदय से बात करेगी कि क्या उसने अपने घर वालों को मीशा के बारे में बता दिया। तभी शिखा का फ़ोन आ गया। शिखा के फ़ोन ने उसे फिर से कुछ चिंतित कर दिया। शिखा ने नंदिनी से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए नंदिनी से मिलने उसके घर आने की बात कही। नंदिनी ने उसे घर आने के लिए बुला लिया। शिखा ने नंदिनी से फ़ोन पर बात करके फ़ोन रख दिया। शिखा ने नंदिनी से मिलने की बात तो कर ली, लेकिन उसे बाद में महसूस हुआ कि मेरा सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचना भी तो ठीक नहीं। नंदिनी ने अब तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी खुशी को नहीं जाना। ऐसे में उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खुशी, उसकी शादी भी अगर एक समझौता होकर रह गई तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन शिखा यह भी जानती थी कि नंदिनी को जो खुशी उसके घर में आकर मिल सकती है वह शायद कहीं और नहीं मिल पाएगी। परंतु मीशा के बारे में जानते हुए भी नंदिनी को शादी के लिए तैयार करना भी तो ठीक नहीं है। वैसे तो उसने अपने भाई पर पूरा विश्वास है कि वह नंदिनी को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन क्या पत्नी का दर्जा दे पाएंगे, जो कि किसी भी लड़की के लिए हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इन सारी बातों को सोचकर शिखा खुद भी सोच में पड़ गई। शिखा गहरी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक से उसने माँ के कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। शिखा भागकर कमरे में गई तो देखा कि उसकी माँ कविता जी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हैं। शिखा ने उदय को आवाज़ लगाई, वो भागकर कमरे में आया। दोनों भाई बहन माँ की इस स्थिति को देखकर घबरा गए और जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। उदय ने अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया। वह भी ऑफिस से सीधे अस्पताल पहुंच गए। सभी लोग कविता जी की हालत को देखकर काफ़ी डर गए थे। डॉक्टर ने कुछ समय बाद बताया कि अच्छा हुआ जो आप लोग इन्हें समय रहते ही अस्पताल ले आए, नहीं तो इनका बचना मुश्किल था, क्योंकि गिरने के कारण इनके सिर पर गहरी चोट लगी है। अभी स्थिति कंट्रोल में तो है, लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। आज की स्थिति को देखकर ही हम फैसला कर पाएंगे। सभी लोग डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गए थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि स्थिति संभाल गई है, लेकिन आपको आगे से इनका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह पहले ही हार्ट अटैक की समस्या से भी गुजर चुकी हैं। अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण शिखा को याद ही नहीं रहा कि उसने नंदिनी से उसके घर जाने के लिए बोला था। काफ़ी देर बाद जब शिखा नंदिनी के घर नहीं पहुंची तो नंदिनी ने शिखा को फ़ोन किया। शिखा ने नंदिनी को अपने ना आने का कारण बताया तो नंदिनी भी बहुत घबरा गई। नंदिनी की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, उसे चलने में भी अभी थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसी कारण से शिखा ने उसे आने से मना कर दिया। कुछ समय पश्चात कविता जी ने खुद इशारे से नंदिनी से मिलने की इच्छा जाहिर की तो आलेख जी ने उदय को नंदिनी को लाने के लिए भेज दिया। उदय उनसे उस समय कुछ भी नहीं बोल पाया और नंदिनी को लेने उसके घर चला गया। शिखा ने उदय के निकलते ही नंदिनी को सारी बात बता दी, जिससे उसे आने में ज़्यादा समय ना लगे। उदय के साथ नंदिनी, करुणा जी और राम स्वरूप जी भी हॉस्पिटल आ गए। वे सभी लोग भी कविता जी के बारे में जानकर काफ़ी चिंतित हो गए थे। कविता जी नंदिनी और उदय को एक साथ देखकर खुश थी। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर नंदिनी के हाथ को उदय के हाथ में देते हुए सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर ने कविता जी को आराम करने को कहा और कोई भी चिंता ना करने की बात कही। अगले दिन कविता जी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वह अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित हो गई थी और जल्दी ही उदय और नंदिनी की शादी करवाना चाहती थी। 2 दिन बाद घर पहुंचकर उन्होंने आलेख जी से बात की कि अब आप देर मत कीजिए, जल्दी कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उदय और नंदिनी दोनों की शादी साधारण तरीके से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं नंदिनी को अब जल्दी ही अपने घर में देखना चाहती हूँ। और फिर उदय की शादी के बाद शिखा की शादी के बारे में भी तो सोचना है। वैसे भी समय का कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने सामने ही दोनों बच्चों का घर बसे हुए देखना चाहती हूँ। आगे क्या हुआ होगा, अगला भाग देखना ना भूलें। वे जल्द से जल्द उदय और नंदिनी की शादी अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। अब आगे यह सारी बातें जब उदय को पता चली तो उदय ने नंदिनी को पास के ही पार्क में मिलने के लिए बुलाया। अब नंदिनी अकेली तो जा नहीं सकती थी, तो उसने मीरा को बुला लिया। उदय भी विनय के साथ वहां आ गया था। दोनों को अकेला छोड़कर मीरा और विनय इधर उधर घूमने लगे। मीरा अभी भी विनय से ढंग से बात नहीं करती थी, उसको देखकर ही मुंह बनाने लगती थी। उसे देखकर विनय मन ही मन सोचता, हे भगवान, आखिर मैंने इस लड़की का क्या बिगाड़ा है? यह मुझे उस पाप की सज़ा दे रही है जो मैंने किया ही नहीं है। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। उदय ने नंदिनी को अपनी और मिशा के बीच होने वाली सारी बातें बताई और कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो आपके सामने एक गुनहगार बन चुका हूं, जिसने हर बार सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। आप इस रिश्ते के लिए मना कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते के साथ मैं न्याय कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन यह समय ऐसा है कि मैं इस वक्त शादी के लिए मना भी नहीं कर सकता और शादी भी नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उस दिन जब माँ ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया था तो उनकी तबीयत खराब होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया,
लेकिन आज मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूँ। आप किसी भी दबाव के कारण शादी के लिए हाँ मत कीजिए। मैं माँ को सारी बातें नहीं बताकर पहले पापा से आज ही बात करूँगा। आप चिंता मत कीजिए। नंदिनी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन कविता जी के प्यार को देखकर वह मन ही मन उनको अपनी माँ मान चुकी थी। उसने तो कभी माँ के प्यार को जाना ही नहीं था। ऐसे में उसे कविता जी से मिलकर जो खुशी हुई थी वह कभी नहीं हुई थी। नंदिनी ने कभी इनकार नहीं किया था। नंदिनी उदय की स्थिति को समझ चुकी थी। वह उदय को परेशान देखकर बहुत परेशान हो गई। उसने जाकर उदय से कहा, मुझे अपने जीवन में पहली बार माता पिता और छोटी बहन का प्यार नसीब हुआ है। अब मैं इसे खोना नहीं चाहती, तो आप उसे मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं? मुझे पता है आप शादी नहीं करना चाहते हैं, पर सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए करना चाहते हैं। तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होगी आपसे। आप चाहे मुझे पत्नी का दर्जा दें या ना दें, मैं तो बस एक परिवार को पाकर ही खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो मम्मी पापा और कोई भाई बहन हैं ही नहीं। उदय समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर किसे प्यार का नाम दे, नंदिनी को या मीशा को। एक तरफ मीशा है जो मुझे अपनाना चाहती है और मेरे परिवार को मुझसे छोड़ने के लिए कह रही है। दूसरी ओर नंदिनी है जो मेरे परिवार की खातिर मुझे अपनाना चाहती है। आखिर उदय को समझ में आ चुका था कि रिश्ते शायद किस्मत से ही मिलते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, अपनी मर्जी का हो तो अच्छा, और ईश्वर की मर्जी से हो और भी अच्छा। अब तक जो भी परिस्थितियाँ उदय और नंदिनी के रिश्ते के बीच में आई, हो सकता है कि वो परिस्थितियाँ भविष्य में उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दें। उदय नंदिनी का जवाब सुनकर निरुत्तर हो गया और अब कुछ भी ना बोलकर उसने फैसला भाग्य पर ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी थी वो उसके और नंदिनी के मिलने की तरफ ही इशारा कर रही थी। उदय और नंदिनी वापस घर आ गए। उदय ने यह बात जब विनय को बताई तो उसने भी उदय से यही कहा कि मीशा को सिर्फ अपने आप से मतलब है। अच्छा हुआ जो तू उससे अलग हो गया। आंटी की तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। कल को शादी होने के बाद वो अपना रंग दिखाती तब क्या होता? घर का वातावरण ही खराब हो जाता, जिसका आंटी के स्वास्थ्य पर और भी खराब असर पड़ता। जहाँ तक नंदिनी को मैंने जाना है तो वह एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। वह आंटी को कभी कोई तकलीफ नहीं देगी। उदय भी अब विनय की बात से सहमत था। उदय ने घर आकर शिखा को नंदिनी की सारी बात बता दी। शिखा तो अपने भाई और नंदिनी के फैसले से बेहद खुश थी। उदय भी अपने माता पिता के द्वारा साधारण तरीके से शादी करने के निर्णय के काफ़ी प्रभावित हुआ। उदय के पिता ने राम स्वरूप जी से भी उदय और नंदिनी की शादी सादे से समारोह में करने की बात कही, तो उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। राम स्वरूप जी भी आलेख जी के इस निर्णय से काफ़ी प्रभावित हुए। नंदिनी की मामी सविता तो बेहद खुश थी, क्योंकि शादी के खर्चे से मुक्ति जो मिल गई थी। नंदिनी के मन में भी अपनी ससुराल वालों के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। जल्दी ही विवाह का मुहूर्त निकल गया और विवाह का छोटा सा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बस कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया। उदय ने अपने दोस्त विनय और नंदिनी ने अपनी सहेली मीरा को भी बुलाया। विवाह के दिन मीरा ने विनय को ना तो घूर के देखा और ना ही उसे कुछ कहा। विनय तो इस बात को लेकर ही परेशान हो गया। वह मीरा के पास गया और कहने लगा, देवी जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मीरा ने विनय को गौर से देखते हुए कहा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विनय ने कहा, देवी जी, आपने आज मुझे कोई प्रसाद नहीं दिया। मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विनय की बात सुनकर मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। आज पहली बार वह विनय के सामने हंसी थी। वो हंसते हुए बोली, हमने आज आपको इसलिए प्रसाद नहीं दिया
क्योंकि हमने आपको क्षमा कर दिया। यह सुनकर विनय का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कहने लगा, देवी जी, क्या आप बता सकती हैं कि आपने मुझे किस पाप के लिए क्षमा किया है? तो मीरा ने नाक सिकोड़ कर कहा कि आपके दोस्त ने मेरी दोस्त का दिल दुखाया था, यही आपका पाप था। विनय ने फिर पूछा, देवी जी, उन दोनों के कनेक्शन में मेरा कनेक्शन कहाँ था, आप बता सकती हैं? मीरा को बहुत जोर की हंसी आ गई। फिर भी उसने हंसी को रोकते हुए कहा, आप जीजू के दोस्त हैं, अब उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए सारा गुस्सा आप पर निकलता था। अब तो कनेक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। विनय मीरा के सामने हाथ जोड़कर बोला, जी देवी जी, बिल्कुल समझ में आ गया। समझो, मेरी 7 पुश्तों के भी समझ में आ गया। मेरे खानदान का बच्चा इस ब्रह्म ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मेरी 7 पुश्तों आपकी आभारी रहेंगी। धन्य हो देवी, आप महान हैं देवी। आपके चरण कहाँ हैं? धोकर पीने का दिल कर रहा है। अब विनय की बात सुनकर मीरा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए उसने कहा, अभी हमारे चरण बिजी हैं, जब खाली होंगे तो आपको न्योता भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छा देवी जी। यह कहकर विनय वहाँ से हट गया। अब तो पूरे विवाह में विनय मीरा के चरणों की तरफ इशारा करता और चरण धोने को कहता, और मीरा इशारे से कहती, अभी टाइम नहीं है। शादी के लाल जोड़े में नंदिनी और उदय शेरवानी में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। सबने दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। एक अच्छे हंसी खुशी माहौल में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। नंदिनी अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, लेकिन ससुराल में इसके कारण उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि नंदिनी यहाँ आकर कुछ दिनों में ही ये भूल गई थी कि वो अपनी ससुराल में है। जितना प्यार और अपनापन उसे यहाँ आकर मिला था, उतना उसे कभी नहीं मिला। हालांकि नाना नानी ने उसके लिए कोई कमी तो नहीं रखी थी, लेकिन मामी के स्वभाव से उसे हमेशा एक बोझ जैसा महसूस कराया, जिसके कारण करुणा जी और राम स्वरूप जी को भी तकलीफ होती थी, परंतु विचार कर भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। लेकिन अब वे दोनों भी नंदिनी को देखकर बेहद खुश और निश्चिंत थे। नंदिनी ससुराल में अपने भविष्य के निर्णय को लेकर भी स्वतंत्र थी। पढ़ाई लिखाई की भी उसे कोई मनाही नहीं थी और उदय भी उसका पूरा सहयोग करने की कोशिश करता था। अब नंदिनी अपने अतीत को जैसे भूल ही गई थी, और सच तो ये था कि वो अपने अतीत को याद करना ही नहीं चाहती थी। नंदिनी का आत्मविश्वास अब बहुत बढ़ गया था। वो और उदय दुनिया की नज़रों में पति पत्नी थे, मगर उनका आपसी रिश्ता वैसा नहीं था जैसा होता है। उदय और नंदिनी एक ही कमरे में सोते, पर धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनका ये रिश्ता नंदिनी के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग ही कर रहा था। नंदिनी जैसे जैसे उदय को समझ रही थी, उसके दिल में उदय के लिए प्यार और सम्मान दोनों बढ़ रहे थे। अब घर का माहौल बहुत बदल गया था। उदय भी समय से घर आ जाता था। नंदिनी और शिखा दोनों बहनों की तरह रहती थी। शाम के समय घर के हॉल में बैठकर सब खूब हंसी मजाक और बातें करते। कविता जी और आलेख जी नंदिनी को शिखा से भी बढ़कर प्यार करते। घर के हंसी खुशी के माहौल के कारण कविता जी की तबीयत भी अब बहुत ठीक रहने लगी थी। नंदिनी उदय को मन ही मन और भी ज़्यादा पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बात की खबर उसने उदय को नहीं होने दी थी। यही हाल अब उदय का भी था। वह नंदिनी को घर का सारा काम करते देखता था। उसके संस्कारों ने उदय के दिल में हलचल मचा दी थी। नंदिनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरा घर संभाल रही थी। उसके सुगढ़ हाथों ने कविता जी की गृहस्थी में 4 चांद लगा दिए थे। नंदिनी समय से अपनी सास को खाना देती, दवाई देती, जिसके कारण उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही थी। धीरे धीरे नंदिनी और उदय का रिश्ता ज़्यादा एक दोस्त से ज़्यादा होने लग रहा था। उदय को नंदिनी के बिना अब चैन नहीं आता था। नंदिनी जब उसके आसपास रहती तो वह सुकून से रहता। जैसे ही नंदिनी उसे दिखाई नहीं देती,
तो वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता। नंदिनी को अब अपने कैरियर को लेकर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत थी, जिसमें उदय ने भी उसका पूरा सहयोग किया। उदय ने तो नंदिनी के सपने को अपना उद्देश्य ही बना लिया था। नंदिनी ने पहली बार में सफलता को आखिर पा ही लिया। नंदिनी का सिलेक्शन एक कॉलेज में साइकोलॉजी की अध्यापिका के तौर पर हो गया। नंदिनी अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी, लेकिन उसका मन कुछ ऐसा करने का था जिससे उसे आत्मसंतुष्टि भी मिल सके, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल आत्मनिर्भर बनने का नहीं था, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती थी। इसलिए उसने एक एनजीओ के साथ मिलकर सोशल साइकोलॉजी से संबंधित समस्याओं पर एक काउंसलर के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया। एक काउंसलर के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होनी चाहिए, वे सभी योग्यताएं नंदिनी में थी, और इसी कारण वो सभी प्रकार के लोगों से बहुत अच्छे से न केवल बात भी कर पाती थी, बल्कि उनकी समस्याओं को बखूबी समझती थी। धीरे धीरे इस क्षेत्र में नंदिनी ने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। साथ ही नंदिनी वृद्ध लोगों से मिलने वृद्धाश्रम भी जाया करती थी। उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनकर उनके अकेलेपन में खुशी के रंग भरना उसे खुशी का एहसास देता था। वृद्ध लोगों के चेहरे पर उम्र की लकीरों में अक्सर ज़िंदगी के अनुभवों को ढूंढना और इस मुकाम पर आकर भी कुछ सीखने की चाहत रखना उसे दूसरों से बहुत अलग बना। एक दिन नंदिनी ने उस वृद्धाश्रम में कुछ ऐसा देखा कि उसे खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नंदिनी ने वहाँ विकास की माँ यानी अपनी दादी को देखा। जब उसने उनके पास जाकर उनका परिचय जाना तो उसका अनुमान सही निकला, लेकिन वे नंदिनी को पहचान ही नहीं पाई। और जब नंदिनी ने उनसे वृद्धाश्रम में रहने का कारण पूछा तो उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नंदिनी को उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी दादी भी वृद्धाश्रम में आकर रह सकती है। नंदिनी उनकी इस हालत के बारे में जानना चाहती थी, और वह यह भी जानना चाहती थी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उन्हें वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ा। तो उन्होंने नंदिनी से बताया कि मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और उसके प्रायश्चित के लिए ही मैं वृद्धाश्रम में आकर रहने लगी हूँ। मैंने पोते के मोह में अपनी पहली बहू का 3 बार गर्भपात करवा दिया। चौथी बार भी मैं गर्भपात करवाना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब अगर ऐसा कुछ किया तो उसकी जान को खतरा है। मैं एक औरत होकर भी एक औरत को ना समझ पाई। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि चौथी बार एक बेटी को जन्म देने के बाद उसका देहांत हो गया, और मुझ पापी ने उस छोटी सी नवजात बच्ची से भी आंखें फेर ली। अपनी सगी पोती से उसका बचपन छीन लिया। पिता के होते हुए भी उसे अनाथ बना दिया। मुझे किसी ने भी यहाँ रहने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। जब मैं अपनी छोटी सी बच्ची को परिवार से दूर कर सकती हूँ, तो भला मैं अपने परिवार से दूर क्यों नहीं रह सकती? मैं वो सब महसूस क्यों नहीं कर सकती जिसे मेरी छोटी सी नंदू ने महसूस किया, वो भी अपनी दादी के रहते। मैं जानती हूँ कि सिर्फ यहाँ रहने से मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं उस अकेलेपन को महसूस करना चाहती हूँ जो मेरी पोती ने किया। मैं अपनी पोती की गुनहगार हूँ। जैसे उसकी नानी ने उसे सीने से लगाकर पाला, माँ का प्यार दिया, मैं उसकी दादी होकर इससे भी ज़्यादा कर सकती थी, उसकी माँ बन सकती थी, पर नहीं बन पाई। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बातें सुनकर, उनको रोते और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ देखकर नंदिनी भी खुद को रोक नहीं पाई और उनके गले से लग गई और रोने लगी। वे कुछ समझ पाती उससे पहले ही नंदिनी ने अपना परिचय उन्हें दे दिया। जब नंदिनी ने पहली बार अपनी दादी को दादी कहकर पुकारा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस प्यार के लिए वो अब तक तरसती रही, वो उसे अब आकर नसीब हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था
बल्कि उसने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में पुराने बिछड़े हुए रिश्ते फिर से आ जाएंगे। उसकी दादी भी नंदिनी से मिलकर बेहद खुश हुई। उनके लाख मना करने पर भी नंदिनी उन्हें उनके घर लेकर गई और इतने वर्षों बाद अपने पिता को उसने पिता के रूप में देखा। नंदिनी के पिता विकास जी भी नंदिनी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन नंदिनी को पता लग चुका था कि उसके पिता ने वही देखा जो उनकी माँ ने उन्हें दिखाया। नंदिनी के मन में भी अब किसी के प्रति कोई भी द्वेषभाव नहीं था, लेकिन एक बात का अफसोस ज़रूर था कि क्या कोई बगैर सही और गलत को जाने किसी को इतनी बड़ी सज़ा दे सकता है कि किसी की अच्छी खासी ज़िंदगी एक सज़ा बनकर रह जाए। नंदिनी को उसके पिता और दादी का साथ तो मिल गया था, लेकिन वो अपना बचपन कहाँ से लाए जिसे उसने कभी जिया ही नहीं। विकास, दादी और नंदिनी तीनों ही आज अपने कड़वे अतीत को आंसुओं में बहा देना चाहते थे। वो तीनों अभी रो ही रहे थे कि अचानक से वहाँ उदय और उसके परिवार को देखकर चौंक गए। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब करुणा जी और राम स्वरूप जी भी वहाँ आ गए। नंदिनी, विकास जी और दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तो वसुधा जी ने उन्हें बताया कि मैंने ही सभी को यहाँ बुलाया है। वसुधा ने आगे बताया कि मैं मम्मी जी को उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहती थी। मेरे ही कारण मम्मी जी वृद्धाश्रम तक पहुँची, लेकिन अपनी मर्जी से, इसलिए विकास भी उन्हें रोक नहीं पाए। मैं नंदिनी को सब कुछ बताना चाहती थी और मम्मी जी को भी घर वापस लेकर आने चाहती थी, लेकिन कुछ समय बाद, परंतु हम जैसा चाहें वैसा ही हो ये ज़रूरी तो नहीं, मगर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं नंदिनी को उसके बिछड़े हुए परिवार से मिलाना चाहती थी, उसे उसका हक दिलाना चाहती थी जो उससे छीन लिया गया था। लेकिन इत्तेफाक से नंदिनी खुद ही अपनी मंजिल तक आ पहुंची और अनजाने में ही सही, मम्मी जी ने भी नंदिनी के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और नंदिनी को भी यह हकीकत का पता चल गया। सभी लोग वसुधा जी के इस कार्य से बहुत खुश थे और होना भी चाहिए था, क्योंकि वसुधा ने एक सौतेली माँ होने के बाद भी नंदिनी के लिए सगी माँ का फर्ज जो निभाया था। नंदिनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह वसुधा का आभार कैसे व्यक्त करे। तो वसुधा ने नंदिनी और करुणा जी और राम स्वरूप जी से कहा कि आपको आभार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी बस एक बेटी की चाहत थी। तुम क्या मुझे अपनी माँ का दर्जा दे सकती हो? और क्या दोनों मुझे प्रेरणा की तरह अपनी बेटी बना सकते हैं? नंदिनी वसुधा जी की बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई और वसुधा जी के गले लगने से खुद को रोक नहीं सकी। करुणा जी ने भी वसुधा जी को गले लगा लिया और राम स्वरूप जी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जीती रहे मेरी बच्ची। उन दोनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। नंदिनी की दादी ने उदय के माता पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं उदय और नंदिनी की शादी दोबारा से कराकर नंदिनी का कन्यादान करना चाहती हूँ। मैं सच में ही कितनी अभागिन थी जो बेटी को बोझ समझ बैठी थी और किसी की झूठी बातों में आकर अपना घर बिगाड़ दिया और अपनी बहू प्रेरणा पर अत्याचार किया, जबकि प्रेरणा तो अपने नाम की तरह ही प्रेरणा देने वाली थी। दोबारा शादी के आग्रह से उदय के तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई, क्योंकि अब सिर्फ नंदिनी ही नहीं, उदय भी नंदिनी को चाहने लगा था और दोबारा से दिल की गहराइयों से 7 फेरे लेकर उसे पत्नी का दर्जा देना चाहता था। उदय तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उदय के मन में भी अपनी रूखी जिंदगी को खुशी से जीने की चाह जाग उठी थी। नंदिनी को भी अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी
जो छुपाए नहीं छुप रही थी। नंदिनी को आज महसूस हो रहा था कि कल तक मेरे मन में जिन लोगों के लिए इतनी नफरत थी, आज वही लोग मेरे अपने हैं। ये जीवन बिना ना जाने कैसे कैसे रंग दिखाता है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। उधर मीरा और विनय ने जब यह खबर सुनी तो दोनों खुशी से उछल पड़े, क्योंकि अब बात चरण धोने से आगे बढ़ चुकी थी। नोक झोंक के साथ शुरू हुई उनकी कहानी अब प्यार तक पहुंच चुकी थी। आज उदय और नंदिनी की शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। विनय और मीरा भी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जल्दी ही वो दोनों भी शादी करने वाले थे। आज उदय और विनय के और बाकी सारे दोस्त भी शादी में शामिल होने आए थे और वो सब विनय को छेड़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों की लव स्टोरी का सबको पता चल गया था। किसी ने विनय से पूछा, क्यों भाई, तुमने मीरा को ही क्यों पसंद किया? तो विनय ने जवाब दिया कि वो ब्रह्म ज्ञान मीरा के पास है, वो दुनिया की किसी भी लड़की के पास नहीं है, और मैं इस ज्ञान का अपने पूरे जीवन लाभ उठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि यह ब्रह्म ज्ञान मेरे ख़ानदान से किसी और के पास जाए। इस ब्रह्म ज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। उसकी बात सुनकर सारे दोस्त इतने हंसे कि सबके पेट दुखने लगे। कोई महाशय तो ज़मीन पर लेट लेट कर हंस रहा था, कोई टेबल पकड़कर तो कोई अपना पेट पकड़कर, और विनय अपने चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान लिए सीना चौड़ा करके ऐसे बैठा था कि जैसे आज ही लाल किला इसके नाम हो गया हो। सारे दोस्तों ने शादी में बहुत एंजॉय किया। यह शादी एक यादगार शादी बन गई, जिसे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। शायद यह नंदिनी और उदय के अच्छे कर्म और सब्र का फल था कि उन दोनों की शादी में सबने दिल से एंजॉय किया और सबने दोनों को दिल से नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाइयाँ दी। नंदिनी के पिता विकास और दादी अब भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने नंदिनी का बचपन उससे छीन लिया था। पर आज नंदिनी का कन्यादान करके उन्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। नंदिनी की नई माँ वसुधा जी ने नंदिनी की शादी की सारी तैयारी अपने हाथों से की, बिल्कुल एक सगी माँ की तरह। करुणा जी और राम स्वरूप जी आज दिल से खुश थे। अखिल अपने जीजू उदय के आगे पीछे घूम रहा था और शिखा अपनी प्यारी सी भाभी को बिल्कुल एक गुड़िया की तरह संभाल रही थी। और उदय, वो आज इतना खुश था कि उसका चेहरा खिला हुआ था और वो अपने आप को बहुत लक्की समझ रहा था कि नंदिनी जैसी लड़की उसकी जीवन साथी बनी। वह बार बार आकर शीशे में खुद को निहारता और फिर कहता, यार अच्छा भी लग रहा हूँ कि नहीं, नंदिनी को पसंद आऊँगा ना। और हमारी प्यारी सी नंदिनी तो आज इतना खुश थी कि बार बार रोने लगती। सबका प्यार देखकर उसकी आंखें और दिल बार बार भर आता था और सब प्यार से उसको कहते हैं, नंदिनी बिल्कुल नहीं रोना, जितना रोना था रो चुकी, अब तेरे हंसने के दिन आए हैं, अब बिल्कुल नहीं रोना। आलेख जी और कविता जी वो इतना प्यार भरा वातावरण और अपने बच्चों को खुश देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उदय और नंदिनी ने अब पूरे दिल से एक दूसरे को पति पत्नी का दर्जा दिया और अपने खुशहाल जीवन की शुरुआत की। कुछ समय बाद विनय और मीरा की शादी भी हो गई। वो दोनों भी अपनी शादी से बेहद खुश थे। हाँ, पर जब सारे दोस्त इकट्ठा होते तो विनय को छेड़ना ना भूलते। उससे एक सवाल तो हर कोई करता कि भाई अभी भी ब्रह्म ज्ञान देती हैं या उन्होंने अब ब्रह्म ज्ञान देना छोड़ दिया है। विनय भी कभी बाज नहीं आता और बड़े सुकून से कहता, दोस्तों मीरा देवी के ब्रह्म ज्ञान ने मेरी 7 पुश्तों का उद्धार कर दिया। उनसे ज्ञान लिए बिना तो मेरी जीवन रूपी नैया चल ही नहीं सकती। वो अगर अपने ज्ञान का प्रकाश मुझे नहीं दिखाएगी तो मेरी नैया भंवर में ही फंस जाएगी और वहीं डूब जाएगी। तो देवी तो बस इस दुनिया में मेरा उद्धार करने के लिए ही आई है।
विनय की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते और महफिल का समा बन जाता। आपको उदय और नंदिनी के साथ साथ विनय और मीरा की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।